शेल्टर होम यानी कि बालिका गृह एक ऐसा गृह है जहां पर बेसहारा बच्चियों को सहारा दिया जाता हो, या फिर कोई लड़की ऐसी जो नाराज़ होकर घर से निकल गई हो, या फिर ऐसी लड़की जिसके कोई माँ बाप ना हो। इस तरह के लड़कियों को एक गृह में रखा जाता है जिसे शेल्टर होम कहते हैं। वहाँ पर एक अधिकारी जाती है, महिला अधिकारी, ये देखने के लिए कि क्या सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तभी एक लड़की के पास जाती हैं जिसकी उम्र लगभग 12 या 13 साल के आसपास रही होगी। उस महिला अधिकारी ने उस 12-13 साल की लड़की को एक चॉकलेट दी और चॉकलेट देके कहा कि तुम ठीक हो। उसने कहा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ ठीक नहीं हो रहा है। जैसे ये बात कहती हैं तो पूछती हैं कि आखिरकार क्या बात है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। उस महिला अधिकारी ने उसकी दोस्त बनकर, उसकी माँ के जैसी बातें कर कर, उसकी बहन की जैसी बातें कर कर, उसके दिल में अपनी जगह बनाकर उससे जब पूछना चाहा तो उसने जो बताया वो सुनकर वो महिला अधिकारी भी हैरान हो जाती है। दरअसल वो बताती है कि एक 7 साल की लड़की को कुछ लोग लेके जाते हैं, उसके साथ गंदा काम कर रहे थे और गंदा काम करते समय उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाती है। तो उस महिला अधिकारी ने पूछा कि फिर क्या होता है, उसके क्या करते हैं। तो वो लड़की बताती है कि उसकी लाश को यहीं गड्ढा खोदते हैं और ज़मीन में दबा देते हैं। जैसे ही उस महिला अधिकारी ने ये बात सुनी, उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। अब उसने इस इंस्टीट्यूट में, इस बालिका गृह में किसी से बातचीत करना गवारा नहीं समझा, लेकिन उसने सोचा कि यहाँ से ये बात निकलकर अब दूसरे लोगों तक पहुँचनी चाहिए, यानी कि अधिकारियों तक पहुँचनी चाहिए और जो सच है उसको निकलवाना चाहिए। ठीक वैसा ही होता है, बात उच्च अधिकारियों तक पहुँचती है। बात उच्च अधिकारियों ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न और अखबार के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल जाती है। उसके बाद उस जगह को खोदा जाता है, गड्ढे को, और वहाँ से तलाश की जाती है उसी 7 साल की लड़की की लाश को। हालांकि लाश तो नहीं मिलती, लेकिन जो सच सामने आता है उसको पूरे हिंदुस्तान ने सुना और लोगों ने अपने आँखों पर, अपने कानों पर, अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इस प्रदेश में इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है। आज कहानी उसी प्रदेश की है जिसने उस घटना के बाद पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में तहलका मचा दिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश की। दरअसल मुंबई की एक संस्था होती है जिसका नाम होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। बात कर रहा हूँ साल 2017 की। वो बिहार प्रदेश में जाती है ये संस्था, और संस्था जाने के बाद अलग अलग शेल्टर होम, बालिका गृह के अंदर जाकर ये सर्वे कर रही थी, ये जानने की कोशिश कर रही थी ऑडिट के दौरान कि यहाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं है। इसी दौरान वहाँ जाने के बाद एक मुजफ्फरपुर एक जगह लगती है। मुजफ्फरपुर में साहू रोड पर एक बालिका गृह होता है। बालिका गृह में बच्चों से पूछा जाता है, तो लड़कियों से अलग अलग बातचीत की जा रही थी। तो किसी ने कहा मेरी लव मैरिज हो गई थी, लेकिन उम्र कम थी, इसलिए मैं पकड़ी गई और मुझे यहाँ भेज दिया गया है। एक और से बातचीत करते हैं तो कहती है कि मैं अपने घर वालों से बिछड़ गई थी, मुझे याद नहीं मेरे मम्मी मेरे पापा कहाँ हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ लाकर रख दिया है। एक और लड़की से पूछा तो उसने कहा कि मेरे तो मम्मी पापा है ही नहीं, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया है। इसी तरह से यहाँ पर थोड़ी बहुत लड़कियाँ नहीं थी, बल्कि यहाँ पर 42 लड़कियाँ थीं। किसी की उम्र 7 साल तो किसी की उम्र लगभग 15-16 साल के आसपास। इसी तरह से जो लड़कियाँ थीं वो यहाँ रह रही थीं और उनके खाने का, उनके रहने का, उनके जो भी व्यवस्थाएँ होती हैं, उनकी सब कुछ जिम्मेदारी उनकी संभाली जा रही थी। अब इस संस्था ने और बातचीत करने की कोशिश की कि तुम्हारा यहाँ मन लगता है कि नहीं लगता है, टीवी देखते हो नहीं देखते हो, पढ़ाई करते हो नहीं करते हो, तमाम तरह के सवाल थे। इन सवालों के जवाब मांग रहे थे और सवालों के जवाब के दौरान ही अलग अलग लड़कियों ने अलग अलग कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक हंटर वाले अंकल जी आते हैं। वो पूछती हैं कि हंटर वाले अंकल जी क्या करते हैं, तो कहती हैं कि हंटर वाले अंकल जी उन्हें अलग कमरे में लेके जाते हैं, उनके साथ गंदा काम करते हैं। यदि किसी लड़की ने मना किया तो उसे वो हंटर से पीटते हैं और बहुत बुरी तरह से मारते हैं। अब ये सर्वे करने वाली टीम थी, उस सर्वे करने वाली टीम की हालत ख़राब हो जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि पूरे प्रदेश में हम जहाँ तहाँ घूमें, लेकिन जहाँ तहाँ इस तरह की शिकायत नहीं थी। अब दूसरी लड़कियों से बातचीत की जाती है, तो दूसरी लड़कियों में एक लड़की ने कहा कि यहाँ मूँछों वाले अंकल भी आते हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूँछें हैं और जब उनका जिसके साथ मन करता है वो उसको बुलाते हैं, उसके साथ गंदा काम करते हैं। ऐसे करते करते अब तीसरे अंकल का नंबर आता है और तीसरे अंकल थे मोटे पेट वाले अंकल। यानी कि मोटे पेट वाले अंकल आते हैं और जिसका मन करता है उस लड़की को अपने साथ लेते हैं, उसके साथ वक्त बिताते हैं, प्यार करते हैं और प्यार करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। अब तो ये आदत सी बन गई है, प्यार से माना प्यार से, और प्यार से नहीं माना तो फिर हंटर से और मार से, यानी कि लड़कियों को तो मानना ही पड़ेगा। कई लड़कियों के साथ तो ऐसा होता था, नशा दिया, उन्हें अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ ले गए। यदि नशे
कि बात नहीं मानी तो मार के साथ, कुल मिला के ऐसे चलता रहा। अब ये जो संस्था होती है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इसके होश फाख्ता हो जाते हैं, वो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। नवंबर 2017 में वो बिहार प्रदेश को एक रिपोर्ट तैयार करके देती है कि तुम्हारे मुजफ्फरपुर के एक शेल्टर होम के अंदर, बालिका गृह के अंदर लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं। यही नहीं बल्कि एक लड़की की तो हत्या भी कर दी गई है और उसको ज़मीन में दफना दिया गया है। इस मामले की जांच करिए, पड़ताल करिए। लेकिन जांच पड़ताल का जब नंबर आता है तो सरकार ने शुरुआत में इस मामले को बड़ी शिथिलता से लिया, इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और इसलिए मामला बड़ा ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन अखबार में खबर छपने के बाद जब सोशल मीडिया पर मामला लगातार हाईलाइट हो रहा था, फिर पक्ष हो विपक्ष हो, सरकार गैर सरकार जो भी थी, अब उन्होंने सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत गलत हो रहा है, इसलिए हम इसके खिलाफ पूरी तरह से आवाज़ उठाते हैं। धरना प्रदर्शन जब शुरू होते हैं तब जाकर कहीं सरकार की नींद टूटती है। अब जब सरकार की नींद टूटती है तो जो यहाँ की लड़कियाँ थीं, 42 लड़कियाँ लगभग, उन लड़कियों में से कुछ लड़कियों को पटना रेफर कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है और कुछ लड़कियों का मोकामा एक जगह लगती है, बालिका गृह होता है, वहाँ भेजा जाता है। अब इसके बाद बारी बारी से हर एक लड़की का मेडिकल परीक्षण किया जा रहा था। जब मेडिकल परीक्षण करने के लिए पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी कि PMCH वहाँ भेजा जाता है और 42 लड़कियों का जब मेडिकल परीक्षण कराया जाता है तो पता चलता है कि 34 लड़कियों के साथ एक बार नहीं बार बार, जितनी बार हो सकता था उतनी बार उनके साथ बलात्कार हुआ था। और वो लड़की, किसी की उम्र 7 साल होती है, किसी की 8 साल, किसी की 10 साल, किसी की 12, किसी की 14 साल, किसी की 15 साल। इस तरह से ये गरीब घरों की लड़कियां थीं, वो लड़कियां जो कोई नाराज़ होकर घर से भाग जाती थी तो ऐसी जगह पर उसे आसरा मिलता था। ऐसी लड़कियां जिससे किसी ने बहला फुसला कर उसके साथ शादी कर ली, लेकिन उसकी उम्र अभी 18 साल कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उस लड़की को यहाँ पर भेजा गया। किसी लड़की के माँ बाप नहीं हुए तो उस लड़की को मजबूरी में यहाँ रखा गया। कुछ इसी तरह का लड़कियों के लिए बालिका गृह ये बनाया जाता है। दरअसल इससे पहले कि मैं इस बालिका गृह की और कहानी बताऊं आपको, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बिहार प्रदेश का जो मुजफ्फरपुर है, वहाँ पर जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर एक पचदही एक जगह लगती है और पचदही जगह के रहने वाले राधा मोहन ठाकुर साहब होते हैं। उन्होंने 1982 के अंदर प्रातः कमल के नाम से एक अखबार शुरू किया और प्रातः कमल के नाम से अखबार शुरू करते हैं तो कुछ वक्त जब बीत जाता है तो पत्रकारों में अच्छी खासी उनकी पैठ बन जाती है, साथ ही अधिकारियों में उनकी अच्छी खासी पैठ बन जाती है और धीरे धीरे जब अखबारों में खबर प्रकाशित करते थे तो नेताओं से भी अच्छी पैठ बन जाती है। कुछ वक्त बीतता है और सरकारी विज्ञापन इनके खाते में आना शुरू हो जाता है। अखबारों की जो मेन मुख्य कमाई होती है वो विज्ञापन होता है और सरकार से विज्ञापन मिलने लगे तो समझ लीजिएगा आपकी लखपति से करोड़पति कब बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये राधा मोहन ठाकुर जब ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, कुछ वक्त के बाद ये बूढ़े होते हैं, अपनी जिम्मेदारी अपने बेटे को दे देते हैं। उनका बेटा होता है ब्रजेश ठाकुर। अब ब्रजेश ठाकुर ने ये जिम्मेदारी संभाली, अखबार संभाला। अखबार संभालने के बाद जब पैसा ठीक ठाक आने लगा सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से, नेताओं में अच्छी खासी रसूख इन्होंने बना ली, अधिकारियों में अच्छी खासी रसूख बना ली। साल 1995 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं लेकिन चुनाव जीत नहीं पाते, हार जाते हैं। कुछ वक्त और बीतता है और वक्त बीतने के बाद साल 2000 में फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन उस चुनाव में भी इन्हें खासी कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन इनका वोट बैंक लगातार बढ़ता चला जाता है। इसलिए साल 2001 में फिर से चुनाव लड़ा जाता है और उस चुनाव में भी इनको कुछ ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगती। इस बार इन्होंने जैसे पिताजी से जिम्मेदारी मिली थी, यानी कि राधा मोहन ठाकुर साहब से जिम्मेदारी मिली थी, ठीक वैसे ही ब्रजेश ठाकुर ने अपना जिम्मेदारी संभाली। अब ब्रजेश ठाकुर ने सोचा कि क्यों ना बेटे को जिम्मेदारी दे दी जाए, तो उन्होंने बेटे को जिम्मेदारी दी और इसके बाद इन्होंने बालिका गृह, जो मैंने अभी बताया, अल्पावास गृह और वृद्धाश्रम, महिला केंद्र, सुधार गृह, इस तरह से कई सारी संस्थाएं बनाई। और यही नहीं, उन्होंने अपना एक अखबार भी खोला। जो इंग्लिश अखबार था, कुछ दिन के बाद इन्होंने अपना एक हिंदी अखबार भी खोला। जो इंग्लिश अखबार था उसका नाम रखा न्यूज़ नेक्स्ट, उसको जिम्मेदारी अपनी बेटी को दी कि बेटी संभालेगी। उसके बाद एक उर्दू का अखबार चलाया, इसका नाम रखा था हालाते बिहार। इसके बाद अखबार जैसे जैसे आ रहे थे, सरकारी विज्ञापन आने लगे। राजनीति की तो इच्छा पूरी नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि सरकार की तरफ से कई NGO को, कई संस्थाओं को इस तरह से सरकारी अनुदान मिलता है और अनुदान पर वो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तब इन्होंने ये कई गृह जो खोले, उन गृह में सरकारी अनुदान मिलने लगा और इनके अधिकारियों से अच्छी खासी पैठ बनने लगी। अधिकारियों से पैठ बनने लगती है और नेताओं से पैठ बनने लगती है। जब कहते हैं कि इस तरह के सरकारी योजनाओं को जब लाभ लिया जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको पेशकश देनी पड़ेगी, या तो कमीशन देना पड़ेगा, और कुछ लोग कमीशन से नहीं मानते हैं तो उन्हें लड़कियां सप्लाई कर दी जाती हैं। ठीक वैसे ही जो ये बालिका गृह होता है, ऐसा आरोप भी लगने लगा कि
जो 42 लड़कियों में से 34 लड़कियों का जो रेप होता है, उन लड़कियों का रेप खाली यही लोग नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसे अधिकारी भी इसमें शामिल हो जाते हैं कई, और कई नेता भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब बात नेताओं की आती है तो वाकई भूचाल मच जाता है। इस मामले में जांच पड़ताल की बात आती है। इस मामले को खुद CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस वक्त के जो CJI थे रंजन गोगोई, जो सुप्रीम कोर्ट के CJI, तो उन्होंने इस मामले को स्वतः ही गंभीरता से लिया और उन्होंने इस मामले को मुजफ्फरपुर से हटाकर सीधा दिल्ली के साकेत की अदालत पहुंचाया और कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। साथ ही बिहार प्रदेश जब लगातार प्रेशर में आ जाती है तब CBI को इस मामले की जांच दी जाती है। CBI इस मामले की जांच पड़ताल करती है और पड़ताल करने के बाद अच्छी खासी रिपोर्ट में तैयार करने के बाद फिर ये अदालत में जब पेश किया जाता है तो इसमें पता चलता है कि इसमें जो आरोपी बनाए गए थे लगभग 19 लोग थे। 19 लोगों में से 18 लोगों पर आरोप सिद्ध पाया जाता है, यानी कि उनकी गड़बड़ियां पाई जाती हैं। यदि मैं उनके नाम लेने की कोशिश करूं तो उसमें मुख्य रूप से ब्रजेश ठाकुर होते हैं, एक महिला इंदु कुमारी, मीनू देवी, चंदा देवी, नेहा कुमारी, हेमा मसीही, किरण कुमारी, रवि कुमार, दिलीप कुमार, विजय तिवारी, गुड्डू पटेल, कृष्णा राम, रोजी रानी, रामानुज ठाकुर उर्फ मामू, रमाशंकर सिंह उर्फ मास्टर, डॉक्टर अश्वनी, नरेश प्रसाद, साइस्ता परवीन उर्फ मधु। इस तरह से लगभग 18 ये महिला पुरुष होते हैं जो दोषी पाए जाते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। साल 2020 की बात है, जनवरी का ये महीना था। साकेत दिल्ली में है निचली अदालत, उसने इस मामले में जब सुनवाई करती है, सुनवाई करने के बाद जो मुख्य आरोपी होता है उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही 11 और अन्य जो आरोपी होते हैं उनको भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। जब ये सज़ा होती है तो उसके बाद फिर ये लोग पहुंच जाते हैं सीधा दिल्ली हाई कोर्ट में, अपील करते हैं, कहते हैं कि हमारा कोई दोष नहीं है, हम ऐसी लड़कियों को इसमें सहारा दिया करते थे जो कि पहले से ही वेश्यावृत्ति के धंधे में कई बार धकेल दी जाती थीं। कई बार ऐसी लड़कियां थीं जिनके परिवार के लोग वेश्यावृत्ति के धंधे में पड़ी हुई थीं, तो हमने ऐसी लड़कियों को आसरा दिया, ऐसी लड़कियों के साथ हमने कोई गलत काम नहीं किया। ये आज भी यही दावा करते हैं। लेकिन जब अदालत ने सज़ा सुनाई कि जब तक ये जिंदा रहेगा ब्रजेश ठाकुर, तब तक सलाखों के पीछे ही रहेगा, ये सलाखों से बाहर निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में रहने का, समाज के अच्छे लोगों के बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब ये घटना, ये पूरी कहानी उस वक्त सोशल मीडिया अखबारों में आती है और जब ये गरीब बच्चियों के बारे में पता चलता है कि किस तरह से इनके साथ बलात्कार हुआ है, किस तरह से इनके साथ घिनौनी हरकतें हुई हैं, एक बार नहीं बार बार, क्योंकि ऐसा मेडिकल की रिपोर्ट भी कहती है, और जब 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने ये लड़कियां देती हैं तब इन्होंने अपनी कहानी सुनाई थी। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बाहर आनी भी नहीं चाहिए, जिससे क्योंकि अब वो बाहर बात आती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। लेकिन अभी हाल ही में एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है भक्षक, जो कि एक बताते हैं कि शाहरुख खान उसके प्रोड्यूस कर रहे हैं उस फिल्म को। उन्होंने पैसा लगाया है, उनकी पत्नी गौरी खान ने, और भूमि पेडनेकर एक हीरोइन है, उसने इसमें पत्रकार की भूमिका निभाई है। वो जल्दी ही पर्दे पर आपको दिखाई देगी। हालांकि जो कहानी के असली पात्र हैं उनके नाम बदल दिए गए हैं, जगह के नाम भी बदल दिए गए हैं, लेकिन इस कहानी का असली चेहरा उस फिल्म की कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते आज काव्या सिंह है जो कि बनारस की रहने वाली हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें हामिद खान, हरेंद्र सिंह, मनोज कुमार यादव, ऋषि कुमार, इकबाल सिंह सरदार, अभिषेक सिंह, सनी कुमार, शेख इफ्राक, नाइशा खान, पूजा, मोहम्मद ताहिर, आसिफ खान, ठाकुर सचिन सिंह, लक्ष्मण चौधरी, जहांगीर सिद्दीकी, पवन गुज्जर, नित्या महतो, आनंद कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।